स्वागत है साथियों हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। तो साथियों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी हायर एजुकेशन सिस्टम या उच्च शिक्षण प्रणाली, जो पेपर 1 में 10वां यूनिट कहलाता है। उस पर हमने जो है कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात किया था कि कौन से। तो साथियों, हमने उस वीडियो में वो कौन से संभावित प्रश्न है जो हायर एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत बन सकते हैं या आने वाले एग्जाम में आने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों पर हमने बात की थी। और उस वीडियो पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स जो है स्टूडेंट ने दिया है। तो इसी रिस्पॉन्स को देखते हुए हम अपनी इस श्रृंखला को, प्रश्नों की श्रृंखला को और आगे बढ़ाएंगे। और इसमें हम जो है बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 में जो 8वां यूनिट कहलाता है, और ये यूनिट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो इस अंक में हम साथियों बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 में जो यूनिट 8 है, यूनिट इकाई के नाम से जाना जाता है, वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी आईसीटी जिसे कहा जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी के नाम से जाना जाता है। यह टॉपिक भी यूजीसी नेट के एग्जाम के पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है यहां से पूछ लिए जाते हैं। तो इन सब को देखते हुए हमने जो है इस टॉपिक पर भी अपनी एक प्रश्न श्रृंखला आपको देने का प्रयास किया है, एमसीक्यू के माध्यम से, वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से, और बेहद ही सरल तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बनते हैं। तो सबसे पहले हम जिस प्रश्न के बारे में बात करते हैं, आइए देखते हैं साथियों कि सबसे पहला प्रश्न क्या है। ये मुख्य रूप से इंटरनेट और ईमेल से संदर्भित जो है प्रश्न जो है सबसे ज्यादा आ जाते हैं। तो पहला प्रश्न जब हम देखते हैं, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और आपकी स्क्रीन के सामने होगा कि www किसका संक्षिप्त रूप है, यानी इसका जो फुल फॉर्म है www का, वो क्या है। तो आपका उत्तर होगा साथियों, इसका सही उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है www का फुल फॉर्म है। कई बार प्रश्न इस तरह से भी बन जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका काम क्या है। तो साथियों, इसका काम है परस्पर जुड़े पेजों का जो सूचना देने का काम करता है और सूचना को सक्षम बनाता है। ये जब तक आप किसी भी इंटरनेट सर्च बार पर इस स्पेसिफिक www को नहीं डालेंगे, तब तक ये पूरे वर्ल्ड वाइड वेब को जो है आपके सामने सूचना प्रदान नहीं करेगा। इसीलिए हमें जो है सबसे पहले ये www लिखना पड़ता है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा कथन इंटरनेट को परिभाषित करता है, यानी इंटरनेट को परिभाषित करने के लिए हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर है साथियों, एक नेटवर्क से जुड़े हुए सभी कंप्यूटरों का समूह ही जो है इंटरनेट को परिभाषित करता है। यानी एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट इस चीज को परिभाषित करता है। आपसे तीसरा प्रश्न पूछा गया है साथियों, ईमेल के यूआरएल को सही तरीके से कौन दर्शाता है, यानी ईमेल का जो यूआरएल है, यानी ईमेल का जो यूआरएल है उसे सही तरीके से कौन दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर है साथियों www@gmail.com जो है इसे दर्शाता है। ये किसका यूआरएल है, ये ईमेल का यूआरएल है www@gmail.com। कई बार प्रश्न जो है आपसे इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। तो ईमेल का फुल फॉर्म को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल ही ईमेल का शॉर्ट फॉर्म कहलाता है। तो साथियों, आपके सामने अगला प्रश्न आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि HTML मूल रूप से किसको डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर HTML के प्रयोग के बारे में पूछा गया है साथियों, इस बात का ध्यान रखना। तो मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है साथियों वेब पेज के लिए। तो इसका सही उत्तर है वेब पेज। वेब पेज के लिए हमेशा जो है HTML कोडिंग का प्रयोग किया जाता है। और कई बार प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो HTML का फुल फॉर्म है साथियों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लिंक। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लिंक जो है HTML का जो है फुल फॉर्म कहलाता है। आपके सामने अगला प्रश्न आएगा और आपसे पूछा जाएगा SMTP किसका संक्षिप्त रूप है, यानी इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका जो है फुल फॉर्म है। ये आपका सही उत्तर है। तो सामने अगला प्रश्न आता है और आपसे पूछा जाता है, एक वेब पेज पर यदि हम किसी शब्द को क्लिक करें और एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाए तो उसे क्या कहते हैं। जैसे कि आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और वहां पर किसी लिंक को क्लिक करते हैं, तो उस लिंक को क्लिक करने के बाद वहां पर एक नया पेज या नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसके बारे में ही इसमें पूछा गया है। तो उसे साथियों आपका उत्तर होना चाहिए हाइपर लिंक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हाइपर लिंक। यानी वहां पर वेबसाइट पर या किसी भी पेज पर वहां पर एक हाइपर लिंक लगा दिया जाता है। जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे आप दूसरे डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाते हैं। उस विधि को हाइपर लिंक कहते हैं। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सी वर्चुअल वेबसाइट है, यानी उत्तर है साथियों सेकंड लाइफ जो है वर्चुअल वेबसाइट कहलाती है।
आपके सामने अगला प्रश्न आता है और आपसे पूछा जाता है बिट का अर्थ क्या है। बिट कंप्यूटर शब्द में आता है और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इस बिट के विद्यार्थी जो होंगे कंप्यूटर के उसे काफी ज्यादा अवगत होंगे। तो बिट का अर्थ क्या कहते हैं? बिट को कहते हैं बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट जो है बिट का अर्थ कहलाता है। आइए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कौन एक विशिष्ट वेब पेज और वेब पर इसके कंप्यूटर की पहचान करता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है डोमेन नाम। डोमेन नाम जो है वेब पेज और वेब पर कंप्यूटर की पहचान करता है कि किसके नाम से ये पेज है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है फायरवॉल और एक्सप्लोरर किस वर्ग के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। यानी कि एक्सप्लोरर जो है और फायरवॉल जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये क्या है? ये एक ब्राउजर है। तो आपका उत्तर होना चाहिए, तो आपका उत्तर होगा साथियों यह एक ब्राउजर है। ये दोनों क्या है? ब्राउजर है। आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा साथियों एक इंटरनेट के रूप में साधारण टेलीफोन को उपयोग को क्या कहा जाता है। यानी उसके पास इंटरनेट है लेकिन वो साधारण टेलीफोन में उसका प्रयोग कर रहा है और उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा वॉइस लाइन। यानी वॉइस लाइन ही जो है इसका सही उत्तर होगा। साथियों आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कौन सा आईएसपी निःशुल्क है। तो इसका सही उत्तर है साथियों नेट जीरो। नेट जीरो जो है एकदम निःशुल्क आईएसपी है। आपके सामने अगला प्रश्न आता है और आपसे पूछा जाता है HTTP का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर आपको इसके बारे में, इसके फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसे जो है HTTP का फुल फॉर्म कहा जाता है। आपके सामने अगला प्रश्न आता है IRC का पूर्ण रूप क्या है। IRC का जो फुल फॉर्म है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों इंटरनेट रिले चैट IRC कहा जाता है। तो आपके सामने अगला प्रश्न आता है और आपसे पूछा जाता है कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का प्रकार है। यानी यहाँ पर इंटरनेट के प्रकारों के बारे में पूछा गया है। तो SLIP पहला प्रकार है, DIAS दूसरा प्रकार है और PPP ट्रिपल P जो है तीसरा प्रकार है। तो इस तरह से तीन प्रकार जो है इंटरनेट के हमारे सामने आते हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों ISP किसका संक्षिप्तीकरण है। तो इसका ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इसका सही उत्तर है साथियों। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है FTP किसका संक्षिप्तीकरण है। यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है FTP का। तो FTP का सही उत्तर है साथियों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका जो है फुल फॉर्म कहा जाता है। वही साथियों आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है टेलनेट क्या है। टेलनेट के बारे में पूछा गया है। तो टेलनेट एक टेलीफोन नेटवर्क है। ये आपका सही उत्तर होना चाहिए। साथियों आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है LAN का पूर्ण रूप क्या है। LAN जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, इसे पूर्ण रूप में क्या कहते हैं, इसके फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। तो LAN लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, इसे LAN कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो है इसका सही आंसर होगा। तो साथियों आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न के रूप में आपके सामने आएगा मैन का पूर्ण रूप क्या है। मैन जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो मैन का जैसे LAN हमने अभी बात की पीछे लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हमने पीछे बात की LAN, ये क्या करता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये एक क्षेत्र विशेष में कार्य करता है। वही मैन क्या है एक जो है इससे काफी ज्यादा व्यापक स्तर पर कार्य करता है। इसकी फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी ये एक ऐसे एरिया में कार्य करता है जो बृहद रूप से फैला हुआ हो। ये सिर्फ एक एरिया विशेष के लिए है और ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो मैन का जो फुल फॉर्म है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। ये आपका सही उत्तर होगा और आपको यही लिखना होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है साथियों USB का अर्थ क्या है। तो साथियों इसमें जो है आपसे USB का फुल फॉर्म पूछा गया है इसके अर्थ के रूप में। तो इसका सबसे जो फुल फॉर्म आता है वो है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस जो है इसका फुल फॉर्म है। आइए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपके सामने अगला प्रश्न आएगा कि संचार उपग्रह किसके माध्यम से कार्य करता है। जो संचार उपग्रह है वो किसके सहारे अपना कार्य करता है। तो आपका सही उत्तर होगा साथियों ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर के जरिए जो है संचार उपग्रह कार्य करता है। आपके सामने अगला प्रश्न आएगा साथियों माइक्रो प्रसंस्करण किस लिए है। यानी माइक्रो प्रसंस्करण किस लिए है। तो ये किस लिए होता है, ये कंप्यूटर के लिए होता है। इसका सही उत्तर है साथियों कंप्यूटर। माइक्रो प्रसंस्करण कंप्यूटर के लिए होता है। आपके सामने अगला प्रश्न आएगा
पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है, यानी जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बनाए गए थे उसके मुख्य रूप से कौन कौन से वो जो घटक थे उनके बारे में पूछा गया है। तो इसका आपका सही उत्तर होगा वैक्यूम ट्यूब और बल्ब। ये जो थे पहली पीढ़ी के मुख्य घटक के रूप में हमारे सामने आते हैं। आपके सामने आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा, फोर्ट्रॉन किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका सही उत्तर है साथियों फॉर्मूला ट्रांसलेशन का। फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। आपके सामने अगला 24वां प्रश्न आएगा, कौन सा संगठन पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है? तो इसका सही उत्तर है साथियों आईबीएम। आईबीएम जो है पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे अग्रणी संगठन के रूप में है आईबीएम। तो साथियों आपसे अगला प्रश्न आता है कि कौन सा अवयव चिप निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर इसका सही उत्तर है साथियों। आपके सामने अगला प्रश्न आता है साथियों, कंप्यूटर की कार्य पद्धति को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर की कार्य पद्धति है उसको कौन जो है नियंत्रित कर रहा है? उसको मनुष्य तो नियंत्रित कर नहीं रहा, तो इसे नियंत्रित करता है प्रोग्राम। यानी कंप्यूटर में जो प्रोग्राम डाल दोगे आप उसी प्रोग्राम के अनुसार जो है कंप्यूटर कार्य करता है। ये ठीक उसी रोबोट की तरह है, रोबोट में जो प्रोग्राम डाल दोगे रोबोट उस तरह कार्य करता है। तो कंप्यूटर की कार्य पद्धति किसके द्वारा होती है? प्रोग्रामिंग के द्वारा। प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर कार्य करता है। आपके सामने अगला प्रश्न आता है, कौन से प्रतीक हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के हैं? तो 0 से 9 तक के जो अंक हैं वो हेक्साडेसिमल के प्रणाली के प्रयोग में लिए जाते हैं और ए से एफ तक के। इस तरह से आपका वो सही उत्तर होगा। साथियों आपके सामने अगला प्रश्न आता है, कौन सा -1510 का बाइनरी इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट के बारे में पूछा गया है। तो 11141001 इसका सही उत्तर है साथियों। 4 बार 11, 3 बार 00 और 1 लास्ट में 1 लिख देना है, ये आपका सही उत्तर है। आपके सामने अगला प्रश्न आता है, 1 जीबी डेटा किसके बराबर है? तो 2 स्क्वायर 30 बाइट्स के बराबर जो है ये 1 जीबी डेटा होता है। साथ ही आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, 1 बाइट कितना होता है? यहाँ पर 1 बाइट के बारे में पूछा गया है। तो 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट्स मिलकर बनते हैं। 8 बिट्स के बराबर जो है 1 बाइट होता है। प्रश्न इस तरह भी पूछ लिए जाते हैं कि 8 बिट्स किसके बराबर है? तो 8 बिट्स जो है 1 बाइट के बराबर होता है। आइए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सिलिकॉन चिप किसको डेटा प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग करता है? तो साथियों आपसे पूछा गया है, सिलिकॉन चिप्स डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिसका प्रयोग करता है वो कहलाता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर इसका सही उत्तर है साथियों। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी आधुनिक कंप्यूटर किसका प्रसंस्करण है? सभी कंप्यूटर जो सभी आधुनिक कंप्यूटर हैं वो किसका प्रसंस्करण है? तो वो है डेटा का। डेटा का जो है प्रसंस्करण कहलाते हैं। इसी तरह साथियों आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार सबसे अधिक है? तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर कंप्यूटर के आकार के बारे में पूछा गया है। तो आकार के मामले में फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो सबसे बड़ा था, वो कमरों में भी नहीं आता था, काफी बड़ा था। इसी तरह आपके सामने अगला प्रश्न आता है, सोर्स प्रोग्राम किस भाषा में लिखा जाता है? तो इसका सही उत्तर है साथियों हाई लैंग्वेज में जो है सोर्स प्रोग्रामिंग की जाती है। इसी तरह आपके सामने अगला प्रश्न आएगा साथियों, ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में एक ही बार में परिवर्तित कर देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे साथियों कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर द्वारा क्या होता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन में डालने के बाद वह एक ही बार में सारी भाषाओं को परिवर्तित कर देता है। इसी तरह आपके सामने दूसरा प्रश्न आएगा साथियों, ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक प्रोग्राम की असेंबली भाषा में मशीनी भाषा में परिवर्तन कर देता है उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे कहते हैं असेंबलर। असेंबलर और कंपाइलर में जो ध्यान रखना कि जो भाषा को असेंबल कर देता हो उसे असेंबलर कहते हैं और जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन में एक ही बार में परिवर्तित कर देता हो उसे कंपाइलर कहते हैं। तो इसी तरह से साथियों और प्रश्नों को हम देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आता है, आपसे पूछा गया है, कौन सी वेबसाइट चीन में सर्च इंजन के रूप में सबसे अधिक प्रचलित है? कई बार स्टूडेंट जो है अलीबाबा सर्च इंजन को सही मान लेते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है दोस्तों बेंदू। बेंदू करके चीन में एक सर्च इंजन है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है और सबसे ज्यादा प्रयोग में चीन में लिया जाता है। तो बेंदू नाम का सर्च इंजन है, जैसे गूगल का सर्च इंजन है ऐसे ही बेंदू नाम का सर्च इंजन चीन में है। कई बार प्रश्न इस तरह भी पूछ लिए जाते हैं कि बेंदू सर्च इंजन किस देश में सबसे ज्यादा प्रचलित है? तो आपका उत्तर होगा चीन में सबसे ज्यादा प्रचलित है। अगर आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है
किस पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित कहा जाता है? यूनिवैक। यूनिवैक जो है वो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से संबंधित है और इसी को इससे संबंध के रूप में जोड़ा जाता है। तो साथियों आपके सामने अगला प्रश्न आता है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनती है? ये जो आईसी चिप होती है वो बनती किससे है, ये पूछा गया है। तो किससे बनती है? तो इसका सही उत्तर है साथियों सिलिकॉन। सिलिकॉन एक पदार्थ है, उससे जो है आईसी की चिप कंप्यूटर में जो लगती है उसे बनाया जाता है। आपके सामने अगला प्रश्न आता है, एएलयू का अर्थ क्या होता है? एएलयू का अर्थ है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम होता है साथियों सीपीयू के भाग में जो भी गणना होती है, यानी जो भी गणित का कार्य होता है उसकी गणना करता है, निर्णय लेता है। ये काम किसका होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का। कई बार प्रश्न इस तरह भी बन जाते हैं कि सीपीयू का कौन सा वो भाग है जो गणना और निर्णय लेता है? तो आपका उत्तर होगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, चाहे सीपीयू का भाग के बारे में पूछे या एएलयू के बारे में पूछे। तो साथियों आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बीसीडी का अर्थ क्या है? तो इसे बाइनरी कोडेड डेसिमल कहा जाता है। ये इसका सही उत्तर है। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है, ASCII का क्या अर्थ है? ASCII का अर्थ क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसका सही उत्तर है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर में स्मृति को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? सबसे बड़ी इकाई के बारे में पूछा गया है। तो सबसे बड़ी इकाई होती है टेराबाइट। टेराबाइट जो है वो सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सीडी रोम किसका संक्षिप्तीकरण है? इसके फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है सीडी रोम का। तो इसका फुल फॉर्म बनता है साथियों, जो इसका उत्तर है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये बात ध्यान रखना साथियों। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर में डेटा भंडारण किससे संबंधित है? जो कंप्यूटर में डेटा भंडारण किया जाता है वो किससे संबंधित है? तो साथियों ये संबंधित है और इसका सही उत्तर है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइट एबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइट एबल इसका सही उत्तर है साथियों। आइए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रैम का अर्थ क्या है? रैम का जो अर्थ है RAM का अर्थ क्या है? तो इसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है साथियों इसका सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपसे पूछा गया है, मुख्य कंप्यूटर में मुख्य स्मृति के दो प्रकार होते हैं, वो कौन से हैं? जो कंप्यूटर के अंदर लगाए जाते हैं तो ये दो प्रकार हैं साथियों, रोम एंड रैम। रोम जो है कंप्यूटर को बनाते समय इसमें स्थायी रूप से स्थापित कर दिया जाता है और रैम जो है अस्थायी रूप से स्थापित किया जाता है। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि रैम किस तरह का काम करता है मेमोरी में? तो ये अस्थायी रूप में कार्य करता है और रोम जो है स्थायी रूप में कार्य करता है। इस बात का भी साथियों ध्यान रखना। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा एक माध्यमिक यानी सेकेंडरी स्मृति डिवाइस है? तो साथियों इसे फ्लॉपी डिस्केट कहते हैं और फ्लॉपी डिस्केट जो है एक लचीली प्लास्टिक से बना होता है। कई बार प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कि फ्लॉपी डिस्क किससे बना होता है? तो साथियों ये एक लचीली प्लास्टिक से बना होता है। आइए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, OCR का अर्थ क्या है? तो OCR का अर्थ होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है OCR का अर्थ होता है। तो साथियों आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, EEPROM का अर्थ क्या है? तो इसे कहते हैं साथियों इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। साथियों नाम बड़ा है लेकिन ध्यान रखना ये एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो साथियों आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। VGA का अर्थ क्या है? तो VGA का अर्थ होता है वीडियो ग्राफिक एरे। वीडियोग्राफी एरे को ही VGA कहा जाता है। तो साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, MSI का अर्थ क्या है? तो MSI का अर्थ होता है साथियों मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो कई बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो साथियों हम जो है आप सोच रहे होंगे इसमें शॉर्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। साथियों ये प्रश्न देखने में जितने छोटे हैं और देखने में जितने सरल लग रहे हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम में ये उतनी ही मुश्किल बन जाते हैं और चीजें याद नहीं आती। इसीलिए हम इन प्रश्नों को माध्यम से इसमें जो है लेकर आए हैं। अगला प्रश्न आप देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, WAM का अर्थ क्या होता है? पहले हमने लेन मैन और अब वैम की बात कर रहे हैं। इसमें होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो है WAM को कहते हैं। साथियों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, MICR का अर्थ क्या होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसका सही उत्तर है साथियों।
साथियों आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियां रह जाए तो उसे क्या कहा जाता है। कई बार कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करते समय उसमें कुछ गलतियां रह जाती हैं, तो उस गलतियों को क्या कहते हैं, उस गलतियों को कहते हैं बग्स। बग्स जो है उस गलतियों को कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में। साथियों आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा शब्द गीगाबाइट संदर्भित करवाता है, यानी कौन सा वो शब्द है जो गीगाबाइट को संदर्भित करता है, उसे कहते हैं 1024 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट के द्वारा जो है गीगाबाइट को संदर्भित किया जाता है। आइए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, डीपीआई। डीपीआई किसका संक्षिप्तीकरण है, डीपीआई किसका संक्षिप्तीकरण है, तो इसे फुल फॉर्म में कहते हैं डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। तो इस तरह से साथियों जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी में प्रश्न बनते रहते हैं। आइए साथियों इसी क्रम में हम और प्रश्नों को देखेंगे ताकि आप जो है अपने एग्जाम हॉल में बैठते समय किसी तरह की दुविधा ना ले और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल कर पाए। तो साथियों अगला प्रश्न जो आपके सामने आपसे पूछा गया है कि कैड का अर्थ क्या है, यानी ये जो CAD कैड है इसका अर्थ क्या होता है, तो ये होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आजकल कैड जो है, कैड ऑटो कैड इस तरह के जो कोर्सेज हैं कंप्यूटर में वो कराए जाते हैं, उसी के संदर्भ में ये कैड का अर्थ जो है ये पूछा गया है आपसे कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन को ही कैड कहा जाता है। आइए साथियों अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, किसको मल्टीमीडिया शिक्षा कहा जाता है, मल्टीमीडिया शिक्षा किसे कहा जाता है, तो साथियों इसका उत्तर है आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन को जो है मल्टीमीडिया शिक्षा कहा जाता है, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। और साथियों कई बार जो है प्रश्न जो है ना इसको उल्टा करके पूछ लिया जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर पूछ लिया बिल्कुल नहीं है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन किसके अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है मल्टीमीडिया शिक्षा के अंतर्गत ही आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन आता है। तो साथियों आपने अगला प्रश्न आता है, आईआईटी कानपुर द्वारा कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो विकसित किया गया है आईआईटी कानपुर द्वारा, उसका सही उत्तर है बृहस्पति। बृहस्पति ई लर्निंग को जो है विकसित किया गया है आईआईटी कानपुर द्वारा। साथियों अगला प्रश्न आपके सामने आता है, वीसीआर पर टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग किसका उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर है साथियों समय और स्थानांतरण, इसका जो है सही उदाहरण देता है वीसीआर टेलीविजन पे चल रहे रिकॉर्डेड कार्यक्रमों का। साथियों आपके सामने अगला प्रश्न आता है, टीकेडीएल शब्द का विस्तार रूप क्या है, यानी इसके पूर्ण रूप यानी इसके फुल फॉर्म के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में इसका उत्तर है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो है टीकेडीएल शब्द का विस्तारित रूप है। तो साथियों आपके सामने अगला प्रश्न आता है, आपसे पूछा जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसका उदाहरण है, तो वीडियो सही उत्तर है साथियों तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी। तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी ही जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उदाहरण है। तो साथियों आपके सामने अगला प्रश्न आता है, एफएम रेडियो पर प्रसारण की जाने वाली इग्नू के द्वारा आईसीटी कार्यक्रम जो प्रसारित की जा रही है एफएम पर, वो किस नाम से जानी जाती है, तो उसका नाम जो है साथियों ज्ञानवाणी, ज्ञानवाणी के नाम से जानी जाती है। आपने एफएम रेडियो पे कई बार सुना होगा ज्ञानवाणी। ये ज्ञानवाणी जो चलती है वो इग्नू के द्वारा आईसीटी प्रोग्राम एजुकेशन सपोर्टेड जो चलता है वो इग्नू द्वारा चलाया जाता है और इसका नाम ज्ञानवाणी है। ये ज्ञानवाणी पर ही प्रकाशित की जाती है। साथियों यही आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाइपरमीडिया डेटाबेस से सूचना बिट्स रूप में कैसे जमा होता है, यानी ये जो डेटाबेस है सूचना बिट्स के रूप में कैसे जमा होता है, तो साथियों ये सिग्नल के द्वारा जो है जमा किया जाता है। इसी तरह साथियों आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा मानक उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वो कौन से मानकों के बारे में पूछा गया है कि उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो साथियों इसमें इसका उत्तर आता है अभिगम, समानता और संसाधन। ये तीन चीजें मिलकर जो है मानक उच्च शिक्षा के विस्तार में प्रयोग में लाई जाती है। साथियों आपसे अगला प्रश्न बनता है और पूछा जाता है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में आईसीटी को लागू करने के मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी है या क्या क्या है, कि भारतीय विश्वविद्यालयों में अभी तक कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर आईसीटी को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। तो मुख्य रूप से तीन चीजें जो हैं इसकी तकनीकी रूप से हमारे सामने आती है। पहला है तकनीकी तत्परता की कमी, उन विद्यालयों में क्या है तकनीकी तत्परता की कमी है, भाषा की बाधाएं हैं यानी भाषाई बाधाएं, और तीसरा है आईसीटी का खराब कार्यान्वयन, यानी आईसीटी का सही सुचारू रूप से कार्यान्वयन नहीं होता, जिसके कारण क्या है भारतीय विश्वविद्यालयों में आईसीटी को लागू करने के समक्ष चुनौतियां देखने को मिलती है। तो साथियों आपके सामने अगला प्रश्न आता है और आपसे पूछा गया है कि आधुनिक कंप्यूटर किसका प्रयोग करता है, तो आधुनिक कंप्यूटर जो है साथियों एसएलआई चिप का प्रयोग करता है, ये इसका सही उत्तर है। आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों, वेब सर्वर किस प्रयोजन के लिए सॉफ्टवेयर है, यानी जो वेब सर्वर है ये किस प्रयोजन के लिए सॉफ्टवेयर है, तो साथियों इसका सही उत्तर है उपयोगकर्ता के अनुरोध पर,
वेब पेज सेवित करता है। यानी वेब सर्वर यह है कि जो भी उपयोग करता है, जो भी इसे प्रयोग में लाता है, वहां पे जो भी सर्च इंजन होता है उसके अनुरोध पर ये क्या करता है, वेब पेज को सेवित कर लेता है। वहीं साथियों अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आपसे पूछा गया है, वायर्ड इथरनेट मूल रूप क्या है? तो इसे ISDN कहते हैं। तो साथियों इस तरह से कुछ प्रश्न थे जो हमारे सामने आते हैं, जो यूनिट 8वें में पेपर 1 के संदर्भ में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रूप में आते हैं। तो इस तरह से उन सभी प्रश्नों पे जो संभावित प्रश्न हो सकते थे यूजीसी नेट पेपर 1 के संदर्भ में, ICT के संदर्भ में, हमने उन सभी प्रश्नों पर बात की। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और आपके यूजीसी नेट आने वाले 2023 के पेपर में काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। तो साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। और लाइक करना ना भूलें क्योंकि आपके लाइक से हमारा वीडियो जो है और लोगों तक पहुंचता है। तो साथियों हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस तरह की श्रृंखला में आप कौन से पेपर 1 के टॉपिक के ऊपर इस तरह की क्वेश्चन की श्रृंखला चाहते हैं। तो साथियों हमारे इस चैनल पर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपको अगले नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।